नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। जी हाँ, भारत 77 साल का हो गया है। अगर हम आजादी के बाद गिने तो 77 साल हो गए हैं हमें आजाद हुए। पहले आबादी बेहद कम थी, आज हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। पहले हमें 27 पैसे में पेट्रोल मिल जाया करते थे, लेकिन आजकल पेट्रोल के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तमाम तरह की चीजें बदली है, ये केवल एक बेसिक चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आज के भारत को देखें और पुराने भारत को देखें तो काफी अंतर है। तो इन 77 सालों में भारत कैसे बदला, भारत ने आजादी के बाद कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है, ये तमाम चीजें हम इस कार्यक्रम के जरिए जानेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है आजादी @77। तो आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। सतहत्तर साल में भारत आज जिस मुकाम पर पहुंचा है उसे देखकर साफ जाहिर है कि हमने काफी मेहनत की है। जी हां, भारत जब 1947 को आजाद हुआ था तो उसके बाद भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी व्यवस्थाओं को ठीक करना और सबसे बड़ा टास्क था कि लोगों को समझाना और नए भारत में प्रवेश करना। ऐसे में 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। आजादी के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटना भारत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। आज भारत 2047 तक विकसित देश बनने की ओर है और इसके लिए भारत सक्षम है। और देखा जाए तो हर तरह से भारत ने विश्व पटल पर हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। अंतरिक्ष से लेकर धरती तक भारत अपना लोहा मनवा चुका है। आजादी के बाद कितना बदला भारत, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना, उस वक्त रहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारतीय संविधान सभा को संबोधित किया। उसके अगले दिन की सुबह की खुशी को हम महसूस कर सकते हैं। गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ भारत 15 अगस्त की सुबह परिंदों की भांति जागा। सबसे पहले जानते हैं कि 1947 के बाद क्या चुनौतियां थी। शरणार्थियों का पुनर्वास और सांप्रदायिक दंगे। विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुई। शरणार्थियों का पुनर्वास और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना बड़ी चुनौतियां थी। रियासतों का एकीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती में से एक है। नवगठित भारतीय संघ में 500 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण के लिए कुशल कूटनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता थी। भारत की स्थिरता और सुरक्षा। नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि था। इसमें आंतरिक चुनौतियों और बाहरी खतरों से निपटना शामिल था। प्रतिनिधि लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण करना और नागरिक स्वतंत्रता को कायम रखना राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख कार्य थे। विभाजन के बाद कानून और व्यवस्था की बहाली। विभाजन काल में व्यापक हिंसा और अव्यवस्था देखी गई। नए राष्ट्र के कामकाज के लिए कानून और व्यवस्था को बहाल करना महत्वपूर्ण था। आर्थिक विकास। आजादी के बाद देश गरीब था। देश को गरीबी और अविकसितता की चुनौतियों से उबारने के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास की नींव रखना जरूरी था। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता। जी हाँ, विभिन्न आयामों, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के लिए प्रयास करना स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक मौलिक लक्ष्य था। भारत को क्षेत्रीयता, भाषाई मतभेदों और विभाजन की विरासत के कारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। समय समय पर चुनाव और संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने से विविध हितों को प्रबंधित करने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। अगर आज के भारत पर नजर डालें तो 77 साल में भारत ने कई बदलाव किए हैं और भारत आज कई मुकामों को हासिल कर रहा है। भारत को क्षेत्रीयता, भाषाई मतभेदों और विभाजन की विरासत के कारण राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। समय समय पर चुनाव और संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने से विविध हितों को प्रबंधित करने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। जरा सोचिए, भारत के सामने शिक्षा व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था बनाना, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था बनाना, ये चुनौती कितनी मुश्किल रही होगी। आज हम एक ढांचे में काम कर रहे हैं
और भारत के लोकतंत्र की तारीफ विश्व में हो रही है। महिलाओं के लिहाज से सोचा जाए तो महिलाओं की स्थिति काफी बदतर थी। कई तरह की प्रथाएं जो चल रही थी, आज उसे खत्म कर दिया गया है। महिलाएं आज आजाद हैं, स्वाभिमान के साथ आजादी से जी रही हैं। कई प्रथाओं के समाज सुधारकों ने इसे खत्म किया है। भारत ने वो दंश झेला है और आज भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर है। कई बड़े आयोजन किए गए और भारत ने अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित किया है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। हम आजाद तो हो गए, लेकिन भारत का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यानी कि कोई संरचना नहीं थी। भारत गरीबी से जूझ रहा था, कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। तो इन तमाम तरह की चीजों से निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। भारत ने इन चीजों को धीरे धीरे ही हासिल किया है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था को ठीक करना, तो ये सबसे बड़ा सवाल रहा कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो कुछ प्रतिनिधि आगे आए और उसे ठीक किया गया, चुनाव करवाए गए। इसके अलावा हमने देखा कि संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति भी शुरू हुई। राजनीति के साथ साथ जो नेता थे, उन्होंने भी भारत को संवारा है। आम जन भी इसमें अपना सहयोग दे रहे थे। चाहे हम किसान की बात करें तो उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया। हरित क्रांति आई, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, जिसके माध्यम से ही भारत डेवलप हुआ है। अब हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर जा रहे हैं। सतहत्तर सालों में आम आदमी की कमाई बढ़ी। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत अब चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। भारत कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी दूर करना, अर्थव्यवस्था को ठीक करना। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में कई बदलाव हुए हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है, जो बाहरी ताकतों से लड़ने में अर्थव्यवस्था की मदद करता है। सड़कों, बंदरगाहों का निर्माण करवाकर एवं खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर देश ने अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च मार्ग पर लाने की दिशा में प्रगति की है। जैसे भारत अब दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र बन चुका है। चीनी का ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कपास का तीसरा। देखा जाए तो 77 साल में आम आदमी का कमाई का जो जरिया है वो भी बढ़ा है और कमाई भी बढ़ी है। 1950 से 51 में एक आदमी की सालाना आय 265 रुपए थी। अंदाजा लगाइए, आज 265 रुपए मिनटों में खर्च हो जाते हैं। लोग साल भर इतना कमाते थे। शिक्षा और डिजिटल इंडिया में भारत मिसाल। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.04%। आजादी के समय मात्र 12% थी साक्षरता दर। हरित क्रांति ने देश को बदल दिया। महामारियों से लड़ने में हम सक्षम हुए। शिक्षा और डिजिटल इंडिया की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से भारत अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.04% है। स्वतंत्रता के समय ये मात्र 12% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। इससे हमारे देश में हरित क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। हमने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की है, महामारियों का उन्मूलन किया है और आईटी क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे बड़ा दुपहिया वाहनों का उत्पादक भारत। सबसे कम कीमत की कार बनाने वाला भारत। सबसे बड़ा दूध और मक्खन उत्पादक भारत। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता राष्ट्र। उत्पादन के मामले में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। सबसे सस्ती दरों पर वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रदान करने वाला देश बना है। इसी देश में दूरसंचार का बाजार सबसे तेजी से बढ़ा है। दुनिया का सबसे कम लागत वाला सुपर कंप्यूटर भारत ने ही तैयार किया है। सबसे कम कीमत वाली कार नैनो यही बनी है। विश्व का सबसे बड़ा दुपहिया वाहनों का उत्पादक हमारा देश भारत ही है। इसके अलावा हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और मक्खन उत्पादक भी है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत विश्व स्तर पर विकास कर रहा है। धातु की अगर बात करें तो भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता राष्ट्र भी है। दुनिया के कुल हीरों में से 90% हीरे हमारे देश भारत में ही पॉलिश और प्रसंस्करित किए जाते हैं।
भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक। भारत में 1,15,000 किलोमीटर का ट्रैक और 7,112 स्टेशन। भारतीय रेलवे में रोजाना 23 मिलियन यात्री सफर करते हैं। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत को पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला। स्वतंत्रता के समय 32 लाइनों समेत कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियां थी, जिसके मालिक भूतपूर्व भारतीय रियासतों के प्रमुख थे। ये लाइनें करीब 33,000 किलोमीटर की थी। वर्ष 1951 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इसमें 68,312 किलोमीटर मार्ग पर 1,15,000 किलोमीटर का ट्रैक और 7,112 स्टेशन है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रेलवे रोजाना 23 मिलियन यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर लाने ले जाने का काम करती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और भारत के पहाड़ी रेलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह दी है। दुनिया के सबसे बड़ी स्कूल भोजन कार्यक्रम का अवार्ड भारत को। मिड डे मील योजना सबसे बड़ी स्कूल भोजन कार्यक्रम। रोजाना 120 मिलियन बच्चों को खाना दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत की मिड डे मील योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन कार्यक्रम है। ये रोजाना 120 मिलियन बच्चों को खाना देती है। हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। भारत धीरे धीरे विकसित कर रहा है। आज जब हम इस विकास को देखते हैं तो हमें वो दिन याद आता है जब हम आजाद हुए थे। उसके बाद कई तरह की चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से पार पाने में काफी वक्त लगा, लेकिन आज भारत हर चुनौती से लड़ने के लिए सक्षम बन गया है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। भारत को अंग्रेजों ने खूब निचोड़ा है। आज भारत वहां खड़ा है जहां पर अंग्रेज भारत की तरफ आंख उठाने से पहले भी सोचेंगे। जी हां, भारत अब सक्षम हुआ है। भारत ने हथियारों को विकसित किया है। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा भी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, लेकिन भारत आज पाकिस्तान से ज्यादा सक्षम है। हमने अपने हथियारों को विकसित किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें युद्ध हथियारों की, परमाणु बम की, तो भारत भी उसमें अपना एक अलग स्थान रखता है और हम निरंतर इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। ताकतवर बना भारत, युद्ध शैली में हम बेहतर, हथियार के मामले में पाक से आगे हम। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सशक्त बनना, ताकि कोई भी देश हमारी ओर आंख उठा के ना देख सके। भारत ने अब शक्तिशाली होने की दिशा में बेहतर किया है। भारत ताकतवर बना है, सक्षम हथियार भारत के पास है। युद्ध शैली में भारत का कोई तोड़ नहीं है। भारत ने आजादी के बाद पाकिस्तान को कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें तो भारत पूरे विश्व में टॉप 5 पर है। 303 को लेजेंडरी राइफल माना जाता है। इस राइफल का असली नाम ली एनफील्ड है। 303 का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी ने शुरू किया था। जेम्स पेरिसली ने इस राइफल का आविष्कार किया था। शुरू में इस राइफल का प्रोडक्शन रॉयल स्मार्ट आर्म फैक्ट्री करती थी। ये राइफल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रह चुकी है। 1999 कारगिल वॉर में भारत ने इंसास राइफल का इस्तेमाल किया और आज हम राफेल तक पहुंच गए हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सके कि हमने शुरुआत कहां से की और आज हम परमाणु तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 3 सेनाओं द्वारा सेवा में सम्मिलित किया गया। ये सेनाएं अक्टूबर 2020 में एक भारतीय रक्षा प्रकाशन ने एक चीनी दावे के माध्यम से बताया कि ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या 14,000 है। दुनिया में इस वक्त 12,121 परमाणु हथियार है, जिनमें से 172 भारत के पास है। भारत परमाणु हथियार के मामले में सबसे ताकतवर देश बन गया है। हालांकि भारत रूस, अमेरिका, चीन से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल, इन सब ने मिलाकर 12,121 परमाणु हथियार बनाए हैं, जिनमें से 9,585 मिलिट्री के हथियार हैं। इनमें से 3,904 हथियारों की मिसाइलों और विमानों में तैनात रखा गया है। भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये सभी सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 7500 किलोमीटर है। यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत पाक के सभी शहरों को निशाना बना सकता है। अगर भारत पाक पर परमाणु बम गिराता है तो इससे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नवशेरा और कराची शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का डंका।
23 अगस्त 2023 को रचा इतिहास। चंद्रयान 3 का मिशन हुआ सफल। भारत का विश्व में बढ़ा मान। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का सफल मिशन। अंतरिक्ष तकनीक पर करीब करीब शून्य आत्मनिर्भरता के बावजूद आज हम इस क्षेत्र के सबसे उन्नत राष्ट्रों में से एक हैं। वर्ष 1975 में भारत ने पहले अंतरिक्ष उपग्रह का डिजाइन तैयार किया था। इस उपग्रह का नाम महान भारतीय ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश और अपने पहले ही प्रयास में सफल रहने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की पड़ताल के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान को लॉन्च करने में सफलता अर्जित की और चंद्रमा की मिट्टी में पानी के कणों को मौजूदगी की खोज भी की। घरेलू संचार के लिए उपग्रह विकसित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इन सभी कार्यों का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो को जाता है। कम समय में ही भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया है। पिछले 2 दशकों में चंद्रयान 2008, मंगलयान 2014 और एस्ट्रोसेट 2015 जैसे सफल मिशनों के माध्यम से दुनिया को भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता से अवगत कराया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। 23 अगस्त 2023 की शाम 5:20 पर इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया था। यूट्यूब, फेसबुक और इसरो की साइट पर लाखों करोड़ लोग इसे देख रहे थे। चंद्रयान 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से लॉन्च हुआ था और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने रॉकेट से पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित करने में वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम रखने के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की ऊर्जा और सामर्थ्य शक्ति है। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। मील का पत्थर साबित हुई योजनाएं। प्राइमरी सेक्टर के विकास में अहम योगदान। और भी छोटी मोटी उपलब्धियां हैं जो भारत के विकास के लिए फायदेमंद रही हैं। भारत के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत मील का पत्थर साबित हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में संसद में पेश किया गया था। इसका फोकस प्राइमरी सेक्टर के विकास पर था, जिसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र की तरक्की पर केंद्रित था। स्वतंत्रता के बाद देश के पुनर्विकास में एक के बाद एक कई पंचवर्षीय योजनाएं आई और देश आज जहां खड़ा है उसमें इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण आधार का काम किया है। 1950 में भारत गणराज्य बना। चुनावों की शुरुआत 1951-52 में हुई। 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र हुआ। आम चुनावों की शुरुआत 1950 में भारत गणराज्य बना और लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनावों की शुरुआत 1951-52 में आम चुनावों के साथ हुई। आम चुनावों के बाद 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ। पहले लोकसभा चुनावों में देश में सिर्फ 489 सीटें थी और कुल योग्य मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ से ज्यादा थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली और जवाहरलाल नेहरू पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। इतने दिनों में जितनी बार भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है और उसने तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना भी सीखा है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन। देश के विकास के लिए बेहद अहम है नीति आयोग। थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। देश की आर्थिक तरक्की में अहम है नीति आयोग। पूर्व के योजना आयोग की विरासत के आधार पर ही नीति आयोग बनाया गया है, जिसने देश के विकास के लिए योजना निर्माण और उसे लागू करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। इसमें सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उसका लक्ष्य है कि सहकारी संघवाद के आधार पर देश के विकास के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। नीति आयोग एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिससे देश की आर्थिक तरक्की को अमली जामा पहनाना ज्यादा आसान हुआ है। 1 जुलाई 2017 को आया जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत। भारत में कर प्रणाली की विसंगतियां हुई दूर। देश में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई है।
इस व्यवस्था ने भारत में टैक्स सिस्टम की विसंगतियों को दूर कर दिया है और एक बार फिर से इसके जरिए सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इस व्यवस्था के चलते देश में कर प्रणाली में समरूपता आने से आम जनता और कारोबारियों की कई तरह की उलझनें भी कम हुई है और सरकारों का राजस्व भी बढ़ा है और साथ ही साथ भेदभाव दूर होने का आधार मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि भारत आजाद तो हुआ, लेकिन मैनेजमेंट काफी जरूरी था। ये तमाम तरह की योजनाएं थी जिन्होंने एक मैनेजमेंट बनाने का काम किया। संविधान की रचना के बाद से ही अधिकारों का दौर भी शुरू हुआ। हर किसी को ये लगने लगा कि हमें कौन से अधिकार हैं, कौन से अधिकार मिलने चाहिए, जिस पर भी विचार कर इसे आगे बढ़ाया गया। उसके बाद बारी आई मौलिक कर्तव्यों की। जी हाँ, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम देश के विकास में सहयोग दें, एक दूसरे के लिए आधार बने। तो ऐसे में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। आज भारत विकसित है। 2024 में अगर हम बात करें तो भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेहनत की जा रही है। एक राष्ट्र के निर्माण में कई लोगों का योगदान है, उन्हें समय समय पर याद भी किया जाता है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। 15 अगस्त के इस खास मौके पर हम तमाम महापुरुषों और वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। जी हां, आज हम आज़ादी मना रहे हैं उन जवानों की बदौलत ही, लेकिन भारत का जो विकास हो रहा है उसमें हम सबका योगदान भी है। तो 15 अगस्त के इस खास मौके पर आप सबसे यही अपील है कि भारत को विकसित करने में हम भी अपना योगदान दें। जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका हम पालन करें। इसके अलावा संविधान के नियमों का पालन करें और अपने मौलिक कर्तव्यों को भी जानें। चलिए, इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।